गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो क्लास थी अपनी पिछली कक्षा थी उसमें चर्चा की थी इनकम स्टेटमेंट के बारे में, आय विवरण के बारे में, और आय विवरण का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व की जाएगी। आज मैंने बताया था आपको पहले भी, आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है अपना बुक का साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय। ये मैंने स्टूडेंट्स जब अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी उस समय बताया था कि इस चैप्टर का जो वेटेज है, इस चैप्टर का जो वेटेज है, जो अंकभार है, वो 5 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले बात अपन ये करते हैं कि साझेदारी की स्थापना का क्या कारण था, या साझेदारी की स्थापना क्यों की गई, उसका क्या उद्देश्य था। देखो, किसी भी वस्तु की जब अपन को आवश्यकता होती है, या किसी भी उत्पाद की जब अपन को आवश्यकता होती है, तो उसी समय उस वस्तु का आविष्कार किया जाता है, या उस उत्पाद का उत्पाद करने की प्रक्रिया ढूंढ ली जाती है। तो ये बात अपने यहाँ पे ये करते हैं कि साझेदारी की स्थापना का क्या कारण था, या साझेदारी की स्थापना का क्या उद्देश्य था। साझेदारी की स्थापना का कारण, स्थापना का कारण, या जिसको अपन कहेंगे उद्देश्य। क्या ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से साझेदारी की स्थापना की गई। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि साझेदारी की स्थापना क्यों की गई। एकल व्यापार के दोषों, या जिनको अपन कहते हैं कमियां, जैसे अनिश्चित अस्तित्व, मालिक की अनुपस्थिति में हानि, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। साझेदारी की स्थापना की गई। तो स्टूडेंट्स, ये कारण था कि एकल व्यापार में कुछ कमियां थी या कुछ दोष थे। उन दोषों को दूर करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? साझेदारी की स्थापना की गई। अब इसमें एकल व्यापार में कौन कौन से दोष थे या कौन कौन सी कमियां थी, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं एकल व्यापार का दोष, अनिश्चित अस्तित्व। देखो, एकल व्यापार अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। एकल व्यापारी के अपने फाइनल अकाउंट्स भी बनाए हैं। एकल व्यापारी का मतलब होता है जब केवल एक ही व्यक्ति व्यापार करता है। जब केवल एक ही व्यक्ति व्यापार करता है उसे एकल व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एकल व्यापार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोल प्रोप्राइटर। तो अनिश्चित अस्तित्व का मतलब होता है जब व्यापार में एक ही व्यक्ति होगा, जब व्यापारी एक ही व्यक्ति होगा तो वो व्यापार करेगा या फिर माल को परचेज करने भी जाएगा, माल को सेल भी करेगा। तो सारे काम एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
बहुत सारी समस्याएं आती है। तो अनिश्चित अस्तित्व का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसका अस्तित्व यानी उसका एग्जिस्टेंस, जिसको अपन कहते हैं अस्तित्व, वो निश्चित नहीं होता है, कभी भी एकल व्यापार समाप्त हो सकता है। मालिक की अनुपस्थिति में हानि, अभी मैंने आपको बताया उसके पर्सनल रीजन से भी हो सकता है, उसके व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है, या फिर उसके व्यापार के कारणों से भी जब उसको बाहर जाना पड़े तो हो सकता है कि मालिक की अनुपस्थिति में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। उस व्यापार में जो कर्मचारी वगैरह है वो धोखाधड़ी कर सकते हैं, वो गबन कर सकते हैं। तो मालिक की अनुपस्थिति में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। सीमित पूंजी का मतलब क्या है यहाँ पर, सीमित पूंजी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, व्यवसाय को चला रहे हैं। और मान लीजिए कि इनके व्यापार में 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है, 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो ये 10 लाख रुपए जो जुटाने का कार्य है वो इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा 10 लाख रुपए जुटाने का काम किया जाएगा। अब इसके अलावा अपन बात करें, एक व्यापारी है जिसका नाम है राम और वो एकल व्यापारी, वो कौन है, एकल व्यापारी है। अब राम को भी व्यापार में मान लीजिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है, 10 लाख रुपए की। ये एकल व्यापारी है तो ये पूरा का पूरा पैसा किसको जुटाना है, एक अकेले व्यक्ति को जुटाना है। तो यहाँ पर बात करें, ये दोनों व्यक्ति जो ए और बी मिलकर जो दोनों व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं वो 10 लाख रुपए इस राम की तुलना में वो जल्दी जुटा सकते हैं। तो सीमित पूंजी का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक व्यापारी की एक ट्रेडर की जो कैपेसिटी होती है वो दो व्यापारियों की तुलना में कम होती है। यहाँ पर इसका मतलब होता है सीमित पूंजी। एक नेक्स्ट अपना है पॉइंट असीमित दायित्व। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपन पढ़ रहे हैं एकल व्यापार के दोष या कमियां। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब होता है कि व्यापार के दायित्वों का भुगतान करने के लिए, व्यापार के दायित्वों का भुगतान करने के लिए यदि संपत्तियां पर्याप्त न हो तो उस व्यापारी की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी दायित्वों का भुगतान करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी व्यापार के दायित्वों का भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसे कहते हैं असीमित दायित्व। क्या कहते हैं इसे, असीमित दायित्व। तो एकल व्यापार की जो कमियां थी या जो दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए किसकी स्थापना की गई स्टूडेंट्स, उसको दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई, पार्टनरशिप की स्थापना की गई। उसमें क्या हुआ कि जो अनिश्चित अस्तित्व था, एकल व्यापार का जो दोष था ये दोष समाप्त हो गया। क्या हो गया, दोष समाप्त हो गया। मालिक की अनुपस्थिति में हानि, ये जो कमी थी इस कमी का भी क्या हो गया, इस कमी का भी निराकरण हो गया, मतलब इस कमी का भी समाधान हो गया। सीमित पूंजी जो शब्द था उसका भी क्या हो गया, समाधान हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि साझेदारी में भी साझेदार का जो दायित्व था वो क्या था, असीमित दायित्व था। क्या था, असीमित दायित्व था। लेकिन बाद में फिर इसमें सुधार किया गया और सुधार करने के लिए क्या हुआ कि इस असीमित दायित्व को सीमित में बदलने के लिए, एक एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं सीमित दायित्व साझेदारी, जिसको कहते हैं सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, यानी 2008 में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम लाया गया और उसमें ये जो असीमित दायित्व था साझेदारों का उसको सीमित कर दिया गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलएलपी एक्ट 2008, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये जो असीमित दायित्व था इसको सीमित दायित्व में कन्वर्ट करने के लिए, उसे सीमित दायित्व में बदलने के लिए बाद में एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया जिसे सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 कहा गया। आ गई होगी बात स्टूडेंट समझ में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि साझेदारी की स्थापना का कारण या क्या उद्देश्य था, किस कारण से साझेदारी की स्थापना की गई थी, तो इसका आपको जवाब देना है कि एकल व्यापार के कुछ दोष या कमियां थी, उन दोष या कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई।
आगे हो गए स्टूडेंट समझ में आपके। अब अपन बात करते हैं कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, साझेदारी अधिनियम कहां पर लागू होता है, और भी इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन की चीजें हैं वो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि साझेदारी की स्थापना क्यों की गई, क्या कारण है कि साझेदारी की स्थापना की गई है। तो आपको उसका जवाब देना है कि एकल व्यापार के कुछ दोष या कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए किसकी स्थापना की गई, पार्टनरशिप की, साझेदारी की स्थापना की गई। अब अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात अपन ये कर रहे हैं कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो साझेदारी अधिनियम स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपको 1 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को साझेदारी अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। कहां पे लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब बात यह आती है स्टूडेंट्स की ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ये जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होता था, जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होता था। उसका रीजन था धारा 370। उसका क्या कारण था, धारा 370। इसके कारण ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो साझेदारी अधिनियम है, ये जम्मू एवं कश्मीर यानी JNK, शॉर्ट में कहते हैं जम्मू कश्मीर को JNK, यहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता था। लेकिन इस धारा को अब हटा दिया गया है। तो ये जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है, साझेदारी अधिनियम है, ये अपना जम्मू एवं कश्मीर में भी क्या होता है, लागू होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ, पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ स्टूडेंट्स ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब ये एक्ट 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। इससे पहले साझेदारी के नियमों एवं प्रावधानों, इससे पहले साझेदारी के नियमों एवं प्रावधानों का उल्लेख, नियमों एवं प्रावधानों का उल्लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम जो आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, कौन सी 11वीं क्लास में पढ़ा आपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दे रखे थे। यानी ये जो पार्टनरशिप एक्ट अपना 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, इससे पहले साझेदारी के जो नियम थे, जो प्रावधान थे, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थी या जो प्रोविजंस थे, उनका उल्लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में दे रखे थे। आगे होगा स्टूडेंट्स आपको समझ में कि पार्टनरशिप एक्ट कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ। तो पार्टनर आपको उसका जवाब देना है कि 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। और इससे पहले साझेदारी के जो नियम थे, जो प्रावधान थे, यानी जो रूल्स थे, जो प्रोविजंस थे, उनका उल्लेख कहां पे था, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दे रखे थे इसके रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, अब बात अपन आगे करते हैं जिन व्यक्तियों ने आपस में साझेदारी कर ली है, आपस में साझेदारी कर ली है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार इंग्लिश में कहते हैं पार्टनर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टनर, एवं
सामूहिक रूप से फर्म, सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। एवं जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है, जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं, उसे फर्म का नाम कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने आपस में क्या कर ली है, साझेदारी, जिन व्यक्तियों ने आपस में साझेदारी कर ली है उन्हें व्यक्तिगत रूप से, उन्हें इंडिविजुअल, उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साझेदार कहते हैं। और साझेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टनर। एवं सामूहिक रूप से, एवं सामूहिक रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। एवं जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है, जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फर्म का नाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फर्म का नाम कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन। और तो बाकी स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की यहाँ पर अपन दो परिभाषाएं पढ़ेंगे, साझेदारी की परिभाषा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अपने गत बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कि साझेदारी की परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट अपनी यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं साझेदारी की परिभाषा की। यहाँ पर दो परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन, और यदि क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ही जो परिभाषाएं हैं वो एग्जाम में लिखनी है, दोनों ही परिभाषाएं जो है वो एग्जाम में लिखनी है। पहले अपन बात कर रहे हैं सामान्य अर्थ के अनुसार, सामान्य अर्थ के अनुसार। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वैधानिक कार्य किया जाता है, कोई वैधानिक कार्य किया जाता है तो उसे साझेदारी कहते हैं। तो उसे साझेदारी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है स्टूडेंट्स आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ ली होगी। ये है अपनी सामान्य अर्थ के अनुसार, मतलब जनरल मीनिंग में अपन कहें तो साझेदारी किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों। क्योंकि जब अपन को पता है एक ही व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो उससे तो अपन एकल व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एकल व्यापार। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, यानी या तो कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य क्या होना चाहिए उनका, लाभ कमाना। क्या होना चाहिए उद्देश्य, लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वैधानिक कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है, वैधानिक कार्य किया जाता है, कोई लीगल वर्क किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साझेदारी कहते हैं। वैधानिक कार्य का मतलब है स्टूडेंट्स, वैधानिक कार्य का मतलब है कि जो व्यापार जो कर रहे हैं वो कानून की दृष्टि से इलीगल नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं,
वैधानिक कार्य कहते हैं। तो अपन ये सामान्य अर्थ के अनुसार हो गई। अब इसकी साझेदारी की पार्टनरशिप एक्ट जो है अपना 1932, साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, उसमें भी आपको इसकी क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। तो अपन ये तो हो गई अपनी किसकी, सामान्य अर्थ के अनुसार। अब अपन बात करते हैं कि एक्ट में क्या, अधिनियम में क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन एक्ट की डेफिनेशन। साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, ये सेक्शन ध्यान रखना आपको, धारा 4, कौन सा है सेक्शन, धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध को कहते हैं। आपसी संबंध को कहते हैं जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने का, ऐसे व्यवसाय को चलाने का अनुबंध किया है, जो उन सब के द्वारा या सब में से या सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, एक के द्वारा चलाया जाता है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स एक्ट में दे रखी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में आपको ये डेफिनेशन दे रखी है। 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है उन व्यक्तियों, तो व्यक्तियों शब्द है, इसका मतलब 2 या 2 से क्या होंगे, अधिक होंगे, 2 या 2 से। ये अपनी जनरल डेफिनेशन थी, ये एक्ट की डेफिनेशन है। बातें दोनों कहने पर मीनिंग निकालते तो सेम है, लेकिन ये एक्ट की डेफिनेशन है, एक्ट की लैंग्वेज में, मतलब अधिनियम की भाषा में दे रखी है, और ये अपने सिंपल डेफिनेशन जो अपनी जनरल डेफिनेशन होती है वो दे रखी है। उन व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध को कहते हैं, यानी आपसी संबंध का मतलब हो गया अनुबंध, जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने, ऐसे व्यवसाय का मतलब व्यवसाय कौन सा होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए वैधानिक, कौन सा होना चाहिए, जो अपन ने पढ़ा था वैधानिक कार्य लीगल होना चाहिए। ऐसे व्यवसाय को चलाने का क्या किया है, अनुबंध किया है। ये अनुबंध अपन पढ़ेंगे आगे कि अनुबंध कहते किसे हैं। ऐसे व्यवसाय को चलाने का, किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने का क्या किया है, अनुबंध किया है, जो या तो उन सब के द्वारा, या तो उन सब के द्वारा, जैसे मान लीजिएगा एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। पार्टनर किसे कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने आपस में साझेदारी कर ली है, उन्हें इंडिविजुअल, उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, पार्टनर। जैसे एक फर्म में कितने पार्टनर हो गए, ये 3 पार्टनर हो गए। तो जो उन सब के द्वारा जो बिजनेस है, या तो इन तीनों के द्वारा चलाया जाता है, या तो इन तीनों के द्वारा चलाया जाता है, या सभी में से किसी एक के द्वारा। अब इस बिजनेस को यदि वो आपस में सहमत है तो इस बिजनेस को ए भी चला सकता है, इस बिजनेस को बी भी चला सकता है, इस बिजनेस को सी भी चला सकता है, या तीनों सामूहिक रूप से भी इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में ये डेफिनेशन दे रखी है, और ये दोनों अपने डेफिनेशन हो गई। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों डेफिनेशंस लिखनी है। स्टूडेंट्स, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, और आगे के टॉपिक्स जो हैं वो अपन चर्चा करेंगे। वीडियो, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के बाद आप उसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, और यदि आपने बेल आइकन को अभी प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।